प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपए का खर्च इन लोगों ने किया है। करीब 20 साल में देखा जाए तो करीब 50 से 60 हजार करोड़ पर बांध नेपाल सरकार के सहयोग से बनाकर उससे पानी का स्टोरेज भी किया जाए, बाढ़ का प्रबंधन भी किया जाए, बिजली का उत्पादन भी किया जाए और उन पानी से खेतों में नहर निकाल करके खेती भी किया जाए। 17 महीने तक आप लोग भी सत्ता में रहे, आप भी उस दरमियान कृषि मंत्री रहे थे। तेजस्वी जी ने 5 लाख बिहार के नौजवानों को पक्की सरकारी नौकरी दिया। कह रहे हैं कि झूठ-मूठ का आप लोग क्रेडिट ले लेते हैं। तो आप क्या नीतीश कुमार से सहमत हैं? एक सवाल ये है कि आखिरकार में ऐसा क्या रहा कि आपने अपने मंत्री पद से उस दरमियान सत्ता में होते हुए आपने देश में ऐसा पहली बार देखा गया सत्ता के लोभ के लिए और मंत्री पद के लिए क्या से क्या होते हैं। लेकिन आप ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने अपने मंत्री पद पर बरकरार होते हुए मंत्री पद को छोड़ दिया। आपके इस क्षेत्र से आते हैं, 2 अक्टूबर को एक पार्टी की स्थापना हुई, यानी कि जन सुराज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कटाक्ष सीधे तौर पे कहें तो आरजेडी के ऊपर कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, क्या लगता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में मतलब आरजेडी के लिए एक विषय बन सकते हैं? आपका एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि एक थानेदार जो है वो एक सांसद की बात नहीं सुन रहा है। इस प्रदेश में मतलब एक जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। आपकी क्या नाराजगी थी उस थानेदार से? क्या लगता है, आप मानते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार की जगह अफसरशाही है? लालू यादव जी कहते हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 2-3 दिन पहले की बात है। किस नजर से आप देखते हैं? राष्ट्रीय से फंसाया जा रहा है। न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और न्याय मिला भी। 4 महीने की अवधि बहुत कम अवधि होती है जिसकी अवधि के आधार पे आप कोई राय नहीं बना सकते कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। क्योंकि जो कर्मस्थली भगवान राम की शिक्षा स्थली के रूप में जो उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसको पुनर्स्थापित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बक्सर का रेलवे स्टेशन भव्य बनेगा भी। ट्रेनों के ठहराव पहले के मुकाबले ज़्यादा होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। रेलवे में हमारे कई फ्लाईओवर सैंक्शन हो गए वहाँ के लिए। पिछली बार भी अगर बेईमानी नहीं हुआ होता केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, तो हम पूर्ण बहुमत की तरफ थे। 7-8 सीटें मेरी कम रह गई। शारीरिक और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं, उनको राजनीतिक रिटायरमेंट दे और नए नेतृत्व के लिए रास्ता प्रशस्त करें। आज एक नए विषय को लेकर के और बिहार को खास तौर से लेकर के हमारे साथ बिहार के लोकप्रिय सांसद, जाने माने सांसद जो कि पूर्व में विधायक रहे हुए, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं, हमारे साथ आज उपस्थित हैं। और बिहार में आज बाढ़ से बिहार के 17 से 18 जिले त्रस्त हैं, लेकिन उस पर सुध लेने के लिए वर्तमान की सरकार न कोई ठोस कदम उठा रही है और न कोई पहल कर रही है। और पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल पे उपस्थित है सुधाकर सिंह जी, जो कि बक्सर से सांसद हैं और वहां पे जो बीजेपी का गढ़ था, जिस गढ़ को उखाड़ करके फेंकने का काम इन्होंने किया और सांसद बन करके दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो बात करेंगे, बिहार के मुद्दे होंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पे हम बात करेंगे और सर से हमारे सारे सवालों का जवाब जानने की अपेक्षा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। और सर, बिहार में बड़ा एक मुद्दा है, अभी बाढ़ से 17 से 18 जिले त्रस्त हैं। किस नजर से आप देखते हैं? आप एक सांसद हैं एक क्षेत्र के। बिहार में बाढ़ का जो प्रबंधन जिस स्तर पे होना चाहिए वो संपूर्ण रूप से अनुपस्थित रहा। कई उपाय होने चाहिए। एक तो प्राथमिक उपचार है कि उपाय है कि बाढ़ आया है तो तत्काल जो प्रभावित लोग हैं उनको सरकार राहत मुहैया कराए, आवास, भोजन, शेल्टर, जो तत्काल जरूरत है। लेकिन इससे बिहार का समाधान नहीं है। आप 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। पूरे 20 साल का अगर इतिहास उठा के देख लें तो बाढ़ के प्रबंधन पर प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपए का खर्च इन लोगों ने किया है। करीब 20 साल में देखा जाए तो करीब 50 से 60 हजार करोड़ बाढ़ प्रबंधन पे खर्च हुआ। लेकिन अगर
प्रगति देखें तो 1 हेक्टेयर भी जमीन पूरे बिहार में बाढ़ से मुक्त नहीं हुआ। तो आखिर ये पैसे गए कहाँ? यह जांच का विषय है। बिहार के लोगों को समझना होगा कि पैसे कम नहीं थे, लेकिन जो पैसे मिले वो पैसे का दुरुपयोग हुआ बिहार में। एक पहला ये मेरा आरोप है सरकार पर। यह सरकार बताए कि बाढ़ की मुक्ति के लिए कितने हेक्टेयर में मुक्त किया बाढ़। दूसरा यह है कि बाढ़ मुक्त होगा कैसे। एक दूसरा तकनीकी पहलू है कि क्या तटबंधों के निर्माण के जरिए बाढ़ का प्रबंधन होगा, या हम उच्च स्तरीय बांध का निर्माण करें जिसके जरिए बाढ़ का प्रबंधन हो। सबसे जो मजबूत उपाय है वो मजबूत उपाय है कि सोन नदी पर जैसे बांध बना है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से कोसी पर बांध नेपाल सरकार के सहयोग से बनाकर उससे पानी का स्टोरेज भी किया जाए, बाढ़ का प्रबंधन भी किया जाए, बिजली का उत्पादन भी किया जाए और उन पानी से खेतों में नहर निकाल करके खेती भी किया जाए। एक निवेश से कई समाधान निकलेंगे। लेकिन कहाँ आगे बढ़ा बात? 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार एक भी इंच आगे नहीं बढ़ा बिहार। 17 महीने तक आप लोग भी सत्ता में रहे, आप भी उस दरमियान कृषि मंत्री रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग सरकार में बैठे थे चुपचाप कुछ काम नहीं कर रहे थे? वर्तमान से जो कोई ऐसा बताएं जो आपको लगता हो कि हम बैठे थे तो काम नहीं कर रहे थे? एक सवाल ये भी निकल के आता है कि आखिरकार में क्या चीज रहा कि सुधाकर सिंह ने अपने पद से त्याग दिया? सवाल मेरा भी नहीं था, सवाल तेजस्वी यादव जी भी तो सरकार में थे हमारे। आपने कहा कि आप क्या कर रहे थे, तो तेजस्वी जी ने 5 लाख बिहार के नौजवानों को पक्की सरकारी नौकरी दिया। कह रहे हैं कि झूठ-मूठ का आप लोग क्रेडिट ले लेते हैं। तो आप क्या नीतीश कुमार से सहमत हैं? ये चीजें भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा से आप सहमत हैं? ये चीज आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, आप सहमत हैं क्या कि आप लोग क्रेडिट उठा लिए? अभी कह रहे हैं कि हम आने वाले यानी कि चुनाव से पहले 10 लाख और रोजगार देने जा रहे हैं। देखिए, मीडिया में आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्यों आप सवाल करें। सवाल का सही जवाब भी आप ढूंढना आपका काम है। जो कह रहे हैं भाजपा क्या सही कह रहे हैं क्या? अगर ये बात सही है तो वो 20 साल से सत्ता में थे तो उन लोगों ने कितनी नौकरी दिया? हम तो अगर गलत क्रेडिट ले रहे हैं तो उन लोगों ने अच्छा काम का कौन अच्छा काम किया जिसका क्रेडिट दिया जाए उनको, बीजेपी को? सवाल यह है कि जिसके कार्यकाल में जॉब क्रिएट हुआ उसी का तो श्रेय जाएगा। जब इससे तो जाहिर है कि भाजपा नीतीश कुमार को काम नहीं करने दे रही थी जॉब के सवाल पे। आप देखेंगे तेजस्वी जी के जमाने में हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे, जो केवल सफेद हाथी थे, कहीं काम खुलते नहीं थे, पंचायत स्तर के जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे, तो वहाँ हॉस्पिटल खोलने लगा क्योंकि उन्होंने मैन पावर डिप्लॉय किया वहाँ पे और मेडिसिन भेजा, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा बढ़ा। ये क्यों नहीं बीजेपी किया? एक सवाल ये है कि आखिरकार में ऐसा क्या रहा कि आपने अपने मंत्री पद से उस दरमियान सत्ता में होते हुए अपने देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मुहिम चल रहा था और उस मुहिम में हम लोग भी शामिल थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि जो 3 काले कानून है रद्द होने चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि बिहार में भी वो कानून 2006 से रद्द है। बिहार में 2006 से मंडी कानून नहीं है, किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम जब बिहार में सड़क पर संघर्ष करते करते जब सत्ता में हम आए तो हमारा दायित्व था कि उस कानून को हम बनाएं। और जब उस कानून को बनाने की बात थी तो मतभेद हुआ नीतीश कुमार से। वो नहीं चाहते थे कि बिहार के किसानों के लिए मंडी कानून बने। सुखद बात यह है कि नीतीश कुमार लोगों की नज़र में हमको लगता है कि उनके दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे भी दिमाग से लगता है, मुझे भी लगता है कि उनके दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार के किसानों के हित में कृषि कानून को पास कर दिया 20 दिन पहले। तो मुझे ये लगता है कि बिहार के किसानों को फायदा हुआ है, इसलिए बधाई के पात्र है नीतीश कुमार। लेकिन यह काम 18 साल क्यों नहीं किया उन्होंने? 18 साल क्यों लगा? मुझे इस्तीफा देना पड़ा इस विषय पर, जो आज सरकार के संज्ञान में आकर के बन के कानून तैयार हुआ।
ऐसा पहली बार देखा गया सत्ता के लोभ के लिए और मंत्री पद के लिए क्या से क्या होते हैं, लेकिन आप ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने अपने मंत्री पद पर बरकरार होते हुए मंत्री पद को छोड़ दिया। नहीं, भारतीय राजनीति के 75 साल इतिहास में बहुतों ने इस्तीफा दिया। भारतीय राजनीति में बहुत सारे लोगों ने पद भी नहीं लिया। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग तो कोई पद भी नहीं लिए। और इस्तीफा तो बहुतों का हुआ, कोई हमारा नया इस्तीफा नहीं था। अब जिस उद्देश्यों के लिए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जो जो निश्चित किए गए थे रास्ते, उस रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है। बाकियों ने क्या किया नहीं किया उसका हिसाब तो नहीं दे सकते, लेकिन ये कोई आश्चर्यजनक और अतिशयोक्ति नहीं था। आपके इस क्षेत्र से आते हैं, 2 अक्टूबर के पार्टी की स्थापना हुई, यानी कि जन सुराज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कटाक्ष सीधे तौर पे कहें तो आरजेडी के ऊपर कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, वो जिस काम पर वो लगे हैं और जिस काम पर वो लगाए गए हैं और जिस काम के लिए जो फंडिंग कर रहे हैं वो काम सही तरीके से कर रहे हैं। भाजपा की बी टीम है, पूरा देश दुनिया जानता है, उन्हीं के लिए जीवन भर काम करते रहे। अब वो देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल को हम बीट नहीं दबा पाए, राष्ट्रीय जनता दल को, तो अब वो पार्टी बनाकर सीधे आ गए मैदान में। तो अच्छी बात है, आ गए मैदान में तो अभी छुप करके खेल कर रहे थे। क्या कभी लगता है नीतीश जी को सलाह देते थे, कभी मोदी जी को सलाह देते थे। क्या लगता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में मतलब आरजेडी के लिए एक विषय बन सकते हैं? हमारे लिए तो विषय ही नहीं है। अब जिसके लिए विषय बनना होगा वो जाने, हमारे लिए तो कोई विषय ही नहीं है। हम जब उस चुनौती स्वीकार ही नहीं किए, हमने कहा कि आप मेरे क्षेत्र से हैं, बाई इलेक्शन होना है रामगढ़, जहाँ से मैं एमएलए का सीट खाली किया हूँ, आप चुनाव लड़े यहाँ पर और ये पता चले कि आपके अंदर क्षमता क्या है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना बहुत आसान है। आपका एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि एक थानेदार जो है वो एक सांसद की बात नहीं सुन रहा है, इस प्रदेश में मतलब एक जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कहने वाले बिहार में दर्जनों लोग हैं। अभी तो हुकुमदेव नारायण यादव ने भी कहा, इससे पहले दिलीप जायसवाल तक ने कहा। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ऐसा तो रोज कहते हैं नीतीश कुमार पे, लेकिन नीतीश कुमार पे क्या असर पड़ता है इससे? आपकी क्या नाराजगी थी उस थानेदार से? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं। हम तो लोगों के लिए हैं, काम करते हैं। किसानों के खेत में बिजली के कनेक्शन के लिए तार पुल गाड़े जा रहे थे, जिसको रोकवाने के लिए थानेदार गया था। विपक्ष के जो हमसे जो लोग विपक्ष में लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो विपक्ष हूँ, सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पर किसानों का तारपुल रुकवाने गया था दरोगा। हमने इतना ही कहा कि आपकी जुरिडिक्शन का हिस्सा ही नहीं है, आप गए थे कैसे? एक दूसरी बात है, गए तो कंप्लेन आना चाहिए था आपके पास, तो आपके पास कोई एफआईआर की कॉपी भी नहीं थी, तो आप जहाँ मर्जी यहाँ चले जाइएगा। तो फिर लोगों की जो हमारे जो राइट्स हैं आम आदमी के, वो सुरक्षित कैसे रहेंगे इस राज्य के भीतर? तो बहुत नाराज हुआ दरोगा। बाकी चीजें तो सब पब्लिक डोमेन में है। क्या लगता है, आप मानते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार की जगह अफसरशाही है? सुशासन का मीडिया के हेडलाइन के लिए अच्छा रहा होगा, कभी सुशासन नहीं था नीतीश कुमार के राज में। हमेशा ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अपराध चरम सीमा पर था। मीडिया अपने हिसाब से हेडलाइन मैनेज कर करके उनका इमेज को ठीक रखी हुई थी। अब तो मीडिया के तमाम चीजों को मतलब ढांकने तोपने के बाद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए तो उभर ही गया। लालू यादव जी कहते हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, किस नजर से आप देखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव, तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी हैं जिनका उस पर दस्तखत है। स्वाभाविक है कि बिहार का एक एक पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बने। आज पूरे मतलब कह सकते हैं लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, 4 लोग राउजे वेन्यू कोर्ट में आज पेशी था, जिनको जमानत पे आज कोर्ट ने छोड़ा। ये तो सभी राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों का कहना था कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और न्याय मिला भी।
बक्सर की जो जनता है जिसने आपके ऊपर विश्वास करके वोट दिया और एक तरह से कह सकते हैं वहां पे कई टर्म से भाजपा का एक दबदबा था, कह सकते हैं भाजपा का शासन था, 2 वर्ष केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री रहे, फिर मिथिलेश तिवारी को वहां से लड़ाया गया। क्या लगता है कि आपको जनता ने जिस तरह से वहां से चुना है, अच्छे मतों से वहां से लाया है, उस पर खरे उतर रहे हैं? 4 महीने की किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में 4 महीने की अवधि बहुत कम अवधि होती है, जिसकी अवधि के आधार पे आप कोई राय नहीं बना सकते कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। लेकिन जो पिछले 10 साल से लोग थे, जब उन्होंने कोई काम नहीं किया तो हमारे तो काम उनसे बहुत आगे हैं। 4 महीने में केंद्रीय बजट से बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे गया, केंद्रीय बजट से बक्सर से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बजट गया, केंद्रीय बजट से चौसा बिजली घर में 800 मेगावाट का नए प्लांट के लिए पैसा गया। भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल बेल्ट नावानगर को विशेष आर्थिक जोन घोषित किया और इस दौरान करीब करीब अभी तक 5,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव भी आ गया, काम भी लग गया 2 महीने 3 महीने के भीतर। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होने जा रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में भी। वहाँ पर बक्सर में बहुत सारे काम होने जा रहे हैं। विश्वामित्र की जो कर्मस्थली, भगवान राम की शिक्षा स्थली के रूप में जो उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ एक चीज का बहुत जोरों शोरों से मांग पूर्व से भी होता चला आया है, बक्सर रेलवे स्टेशन का, कि भव्य बनाया जाए, वहां पे बड़े बड़े ट्रेन को, राजधानी वगैरह ऐसे ट्रेन का ठहराव किया जाए। निश्चित तौर पर बक्सर का रेलवे स्टेशन भव्य बनेगा भी। ट्रेनों के ठहराव पहले के मुकाबले ज़्यादा होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। रेलवे में हमारे कई फ्लाईओवर सेंक्शन हो गए वहाँ के लिए, हमारे स्टेशन की रिमॉडलिंग शुरू हो गई वहाँ पर। इसके अलावा भी जो बक्सर का मुख्य विषय है स्टेशन का, उसकी भी रिमॉडलिंग जल्दी ही कराएंगे हम लोग। आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, आप एक आरजेडी के सिपाही हैं, एक आरजेडी की तरफ से सांसद भी हैं, क्या देखते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आरजेडी की बनने जा रही है? पिछली बार भी अगर बेईमानी नहीं हुआ होता केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, तो हम पूर्ण बहुमत की तरफ थे। 7-8 सीटें मेरी कम रह गई। तो आने वाले वक्त में बिहार की जनता जानती है कि इस तरह की गुंजाइश न रहे बेईमानी का, इसीलिए जनता सीधे सीधे एकदम 2/3 बहुमत देगी हमको, कि कोई बेईमानी का गुंजाइश न रहे। अंत में क्या अपील करिएगा बिहार के आम आवाम से? बिहार के आवाम से अपील है कि 20 साल से जो नीतीश कुमार जो लगभग अब शारीरिक और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं, उनको राजनीतिक रिटायरमेंट दे और नए नेतृत्व के लिए रास्ता प्रशस्त करें। बिहार जो सामाजिक परिवर्तन की भूमि रही है, वो आने वाला वक्त आर्थिक परिवर्तन का समय आएगा और बिहार समृद्ध राज्य बनेगा। ये हम लोग बिहार की जनता को भी भरोसा देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और बदलाव होगा इसकी हम लोग गारंटी भी देते हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ लोकप्रिय सांसद, बक्सर से जीत कर आए हुए, पूर्व में मंत्री भी रहे हुए हैं, सुधाकर सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से हर एक सवाल का जवाब दिया और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा आने वाला समय आरजेडी का है, नवयुवक का है, युवा का है। जो पुराने हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं अब उनको वृद्धा आश्रम वगैरह चला जाना चाहिए और उनको एक रास्ता पकड़ लेना चाहिए, साफ तौर पर इनका कहना था। खैर चलिए, आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।